बजे की इस खास बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आगर मालवा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। कार और जीप में आमने सामने की टक्कर हुई है। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इस दुर्घटना में 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 6 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर है। घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। देर रात सुसनेर के नजदीक हादसा हुआ। एक वाहन में उज्जैन से शादी समारोह से माचलपुर लौट रहा परिवार सवार था। एक वाहन कोटा से उज्जैन की ओर जा रहा था। दोनों ही कारों के बीच ये भीषण भिड़ंत, जिसमें घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की जान चली गई। 13 लोग कुल मिलाकर इस घटना में घायल हुए हैं। 6 लोगों की हालत इनमें से गंभीर बनी हुई है। जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया जा चुका है। आगर मालवा की दुर्घटना, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 2 कारों में भीषण भिड़ंत हुई है। देर रात सुसनेर के नजदीक यह हादसा हुआ है। उज्जैन से शादी समारोह से परिवार लौट रहा था और एक वाहन कोटा से उज्जैन की ओर जा रहा था। आमने सामने की यह भिड़ंत, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही जान चली गई। हादसे की भीषण तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और गाड़ियां इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण दोनों के बीच ये टक्कर रही होगी। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। 13 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सीधे रेफर किया गया है। सुसनेर के पास ये हादसा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होता हुआ और दूसरी कार भी इसी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। सहयोगी रजनीश ज्यादा जानकारी देंगे। रजनीश, किस वजह से हुआ ये पूरा हादसा और अभी क्या स्थिति है? जी देखिए अवंतिका, देर रात की यह पूरी दुर्घटना है और दोनों गाड़ियां आमने सामने इनमें भिड़ंत हुई है। और जो तस्वीरें दिख रही है उसमें दुर्घटना इतनी भीषण है कि मौके पर ही एक व्यक्ति की मुझमें मौत हुई है। और इससे अंदाजा लग सकता है कि तस्वीरों को देखकर कि काफी तेज रफ्तार में ये दोनों वाहन थे। इनमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं और 6 लोग गंभीर रूप से इसमें अभी घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। और इस पूरे मामले में अभी सुसनेर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और अब जांच शुरू कर दी है कि आखिर किन कारणों से दुर्घटना हुई। हालांकि जो स्थान बताया जा रहा है वहाँ पे एक काफी अंधा मोड़ था और शायद हो सकता है इसकी वजह से दुर्घटना हुई हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रजनीश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं सूरजपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बेकाबू ऑटो पलट गया। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि 14 लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। घायलों का इलाज लगातार चल रहा है। कोपा धाम से लखनपुर की ओर सभी लोग जा रहे थे। जमदई के पास ऑटो पलटा। कलेक्टर ने घायलों का हालचाल भी जाना है। फिलहाल गंभीर घायलों का बेहतर इलाज हो सके, ये कोशिश लगातार डॉक्टर्स कर रहे हैं। सूरजपुर की तरफ से जानकारी, जहां बेकाबू ऑटो तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर पलट गया। और अगली बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां सिद्धपापा पहाड़ से 2 युवक गिर गए हैं। 1000 फीट ऊंचे पहाड़ से दोनों युवकों के गिरने की जानकारी। एक युवक की हालत जिनमें से गंभीर बनी हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज फिलहाल चल रहा है। अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ का ये पूरा मामला, ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। सिद्धपापा पहाड़ यहां पर स्थित है, जहां से 2 युवक गिर गए। दुर्घटना है या आत्महत्या की कोशिश, अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हो पाए। 1000 फीट ऊंचे पहाड़ से दोनों युवक गिरे। एक की हालत जिनमें से गंभीर बनी हुई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। अस्पताल में भी लोगों का जमावड़ा। सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ का पूरा मामला है। बीजापुर से अगली बड़ी जानकारी, जो एजुकेशन सिटी के पास सड़क हादसा हुआ है। कार और स्कूटर की जोरदार टक्कर हुई है। सड़क हादसे में दंपति की मौत हो चुकी है। सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत ध्रुव का बेटा कार चला रहा था। हादसे के बाद गुस्साए प्रधान समाज का धरना प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है। बीजापुर से ये जानकारी, एजुकेशन सिटी के पास ये सड़क दुर्घटना, कार और स्कूटर की जोरदार टक्कर हुई। तेज रफ्तार में थे वाहन। सड़क हादसे में दंपति की जान जा चुकी है। सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत ध्रुव का बेटा कार ड्राइव कर रहा था और इसके बाद से ही समाज के लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ। स्थानीय लोग आक्रोशित हैं इस पूरी दुर्घटना को लेकर। कार्रवाई की मांग की जा रही है। हादसे के बाद से ही धरने पर बैठे हुए हैं। और अब नर्मदापुरम से अगली बड़ी जानकारी, जहां होमगार्ड ऑफिस के पास गोलीबारी हुई है। गोली चलने से एक युवक घायल हो चुका है। युवक का नाम शिवम तिवारी बताया गया है। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम देना फिलहाल स्पष्ट हुआ है। बाइक पर सवार होकर 2 युवक आए और जमकर गोलीबारी की गई।
युवक का जिला अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। एसडीओपी, टीआई और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। मामले की जांच लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद, पुरानी रंजिश के चलते ये पूरी वारदात, दो युवक गाड़ी पर बैठकर आए और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उसके बाद एक युवक इस पूरी फायरिंग के दौरान घायल हो गया है। अस्पताल में इसका इलाज जारी। युवक का नाम शिवम तिवारी बताया जा रहा है। एसडीओपी, टीआई और पुलिस बल की मौजूदगी फायरिंग वाले क्षेत्र में आसपास छानबीन करने के लिए लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज अब निकाले जाएंगे जिसके जरिए आरोपियों की पहचान हो सके। और अब भोपाल से एक बड़ी जानकारी। एनआईए की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। भोपाल में बड़े पैमाने पर देश विरोधी लिटरेचर छपा करता था। मदरसों में कट्टरपंथी लिटरेचर बांटा जाता था। मदरसों में जिहादी किताबें और देश विरोधी साहित्य भी बांटे जाते थे। साहित्य से युवाओं को ब्रेन वॉश करने की कोशिश। जेएमबी के संदिग्ध आतंकी प्लान का खुलासा हुआ है। एनआईए की पूछताछ में बड़े पैमाने पर लिटरेचर का छापा जाना सामने आया। देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त आरोपी जो कि लगातार अन्य युवाओं का ब्रेन वॉश करने में भी लगातार जुटे हुए थे। किताबों से देश के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश इस लिटरेचर के जरिए। भोपाल के करौंद इलाके में शहवान खान रहता था और संदिग्ध आतंकियों के घर से आपत्तिजनक लिटरेचर पाए गए। एनआईए और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई ये थी। संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे। पूछताछ उनसे हो रही है और लगातार नित नए खुलासे इस पूरी कार्रवाई से जुड़े हुए। और राजधानी भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां जम्बूरी मैदान में ब्राह्मण सम्मेलन आज आयोजित किया जाना है और साथ ही साथ भेल दशहरा मैदान में किरार महाकुंभ का आयोजन होगा। किरार धाकर समाज के 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे सम्मेलन में। प्रदेश के सभी जिलों से ब्राह्मण समाज के लोग भी ब्राह्मण सम्मेलन के लिए पहुंच रहे हैं। ब्राह्मण समाज की 11 सूत्री मांगों को लेकर ये महासम्मेलन का आयोजन और सरकार के सामने ये मांगे रखी जाएंगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ का भी दौरा यहां पर होगा और ब्राह्मण समाज के लोग अपनी अपनी मांगे दोनों ही बड़े नेताओं के सामने रखेंगे। क्योंकि विधानसभा चुनाव भी इसी साल, राजनीतिक लाभ भी निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों को इस तरह के सम्मेलनों से होता है। हालांकि बताया गया है कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। समाज के लोग एकजुट होंगे, अपनी मांगे सरकार के सामने पेश करेंगे। सहयोगी रंजना दुबे से इस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। रंजना, 2 महासम्मेलन आज राजधानी में, क्या कुछ जानकारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर और कब तक मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, इस बारे में कोई कार्यक्रम अभी तक साझा हुआ है? जी अवंतिका, ब्राह्मण समाज का सम्मेलन जम्बूरी मैदान में है, जहां पर प्रदेश भर से करीब 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों की जुटने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है और इसी को लेकर बड़े पैमाने पर जो तैयारियां हैं वो की गई हैं और इसमें ब्राह्मण समाज की 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिसको लेकर आज जो बड़े स्तर पर घोषणाएं की जो उम्मीद है वो भी ब्राह्मण समाज के लोगों को है। और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 1 बजे शामिल होंगे, जिसमें मुख्य तौर पर मांग यही है ब्राह्मण समाज की कि ब्राह्मण आयोग का जो गठन है वो किया जाए और एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया जाए। मध्य प्रदेश में अवंतिका आपको बता दें कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर कहा जाए तो राजनीतिक पार्टियां अपने अपने लिहाज से हर वर्ग को साधने की कवायद कर रही हैं और उसी कड़ी में अगर ये घोषणाएं की जाती हैं तो एक बड़े तबके को साधने की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर कुछ हद तक सफल भी हो सकती है। और इसी के साथ ही आज 3:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान किरार समाज के महाकुंभ में शामिल होंगे, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में किरार समाज के लोग भी शामिल होंगे और जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर भी आज मंच से महाकुंभ में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज घोषणा कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आज राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में 2 बड़े समाज के आज महाकुंभ है और इसमें घोषणाओं के लिहाज से भी और आने वाले चुनावों के लिहाज से भी एक बड़े वोट बैंक को साधने को लेकर भी महत्वपूर्ण ये महाकुंभ कहे जा सकते हैं। अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर। गर्मी का कहर लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ता हुआ, उत्तर पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं के चलते छत्तीसगढ़ में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि की भी आशंका। 45 से 47 डिग्री तक पारा जा सकता है, इस ओर भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। नौतपा को लेकर मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार बारिश का दौर जारी रहा, लेकिन पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ जहां पर लगातार ये जानकारी की गर्मी में बढ़ोतरी और तापमान में बढ़ोतरी की संभावनाएं शुरुआत से ही व्यक्त की गई थी। हालांकि कुछ जिलों में बारिश भी हुई,
लेकिन अब यही बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए गर्मी से राहत की कोई संभावना नहीं है। 47 डिग्री तक पारा जा सकता है, ऐसी भी संभावना। रायपुर सहित अन्य जिले जहां पर गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सही, तनु वर्मा से इस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। तनु, आगामी मौसम विभाग की तरफ से जितनी भी आशंका है इस पर भी जानकारी चाहेंगे, और राहत के बादल कब तक छाएंगे, इस पर कोई आसार अभी तक? जी देखिए, प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ में ही लगातार मौसम के मिजाज में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। दोपहर में तेज धूप के बाद शाम में अचानक जो है मौसम में बदलाव हो जाता है। बीते दिनों की भी अगर हम बात करें तो दोपहर में झुलसाने वाली गर्मी पड़ने के बाद शाम में राजधानी समेत कई जिलों में जो है वो बादल छाए रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में और मौसम के मिजाज में जो है वो बदलाव देखा जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिम से गर्म हवाओं का आगमन जो है वो लगातार जारी है, जिसके चलते तापमान में वृद्धि होने की संभावना है और इस दौरान तापमान जो है वो 45 से 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार जो है वो थोड़ी धीमी है, क्योंकि अभी मानसून केरल तक भी नहीं पहुंचा है। ऐसे में राजधानी रायपुर में जो मानसून पहले 16 जून तक आने वाला था वो जो है लेट हो सकता है, और जो मानसून है वो 20 जून तक आने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जो है वो जताई जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूरे जिलों की अगर हम मौसम की अगर हम बात करें तो दिन भर जो है वो तेज गर्मी पड़ रही है, शाम में भी यही जो मौसम का मिजाज है वही रहता है। वहीं रात में भी अभी जो है वो तपिश भी बढ़ गई है। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में बीते दिनों 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है, और इसके साथ ही बाकी जिलों में भी तापमान जो है वो 40 डिग्री के पार ही रहा है। ऐसे में फिलहाल छत्तीसगढ़ में गर्मी से राहत मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तनु इस पूरी जानकारी के लिए। यानी कि अभी तक बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से कोई संभावना नहीं। आगे बढ़ते बात करेंगे कांकेर की, जहां रिहायशी इलाकों में एक बार फिर से भालू दिखा है। रोजाना कांकेर शहर में भालू देखे जा रहे हैं, अक्सर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अब लोगों में इस वजह से दहशत का माहौल है। भालू के हमले में कई लोग घायल भी हो चुके हैं बीते दिनों। भालू को जंगल में खदेड़ने के लिए वन विभाग लगातार तमाम कोशिशें करता है, लेकिन इन कोशिशों का असर खास तौर पर कांकेर के कुछ क्षेत्रों के लिए नजर नहीं आता है। वन विभाग की तरफ से नाकामी कार्रवाई में चूक की भी ये जानकारी कहीं ना कहीं मिलती है कि अक्सर जब बताया जाता है कि ग्रामीण भालू की आमद की सूचना वन विभाग तक पहुंचाते हैं तो वही लापरवाही भरा रवैया वन विभाग के कर्मचारियों की तरफ से। और एक बार फिर से ये तस्वीरें रिहायशी इलाकों की आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 ने ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। कांकेर में रिहायशी इलाकों में भालू की चहलकदमी एक बार फिर से देखी गई। खुलेआम रहवासी क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं भालू, और अक्सर खाने और पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। वन विभाग की तरफ से अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं। इंदौर की चर्चा करेंगे, जहां 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या की गई है। पिता ने अपनी ही मासूम बच्ची को मार डाला है। नशे में धुत पिता ने डंडे से पीट पीट कर 6 साल की मासूम को मौत के घाट उतार दिया। शव को ठिकाने लगाने की भी कोशिश थी। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इंदौर में ये पूरी वारदात, 6 साल की मासूम की पीट पीट कर हत्या की उसके ही पिता ने नशे में धुत होकर पूरी वारदात को अंजाम देना सामने आया है। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया है। शव को ठिकाने लगाने की तलाश में भी, कोशिश में भी लगातार वो जुटा हुआ था। हालांकि फौरन पुलिस ने गिरफ्त में लिया। पूछताछ लगातार चल रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इंदौर की पूरी वारदात सामने आई है, जहां 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या की है। उसके ही पिता ने लाठी डंडों से पीट पीट कर इस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। और अब ग्वालियर से अगली बड़ी जानकारी, जहां तलाकशुदा महिला की बेरहमी से हत्या हुई है। हाईवे किनारे महिला की लाश पाई गई है। ग्वालियर के जनकपुर इलाके की रहने वाली महिला बताई जा रही है। 6 महीने पहले ही तलाक हुआ था और अपने छोटे बेटे के साथ महिला रह रही थी। परिजनों ने मृतका के पति पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस हालांकि इस आरोप को लेकर मामले की जांच में जुटी हुई है।
अब तलाशी भी ली जा रही है, साथ ही साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तलाशने की कोशिश, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि हाईवे के आसपास ही महिला का शव पाया गया है। परिजनों का यह आरोप कि पति की तरफ से ही अपहरण किया गया और उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया होगा। हालांकि इस आशंका को लेकर पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। अपहरण कर हत्या का गंभीर आरोप उसके पति पर। आपको बता दें कि महिला तलाकशुदा थी और अपने बेटे के साथ रह रही थी और अचानक से शव पाया जाना सामने आया। तहकीकात में सामने आया कि तलाकशुदा महिला है, बेरहमी से जिसकी हत्या की गई है। और सुकमा से अगली बड़ी जानकारी, जहां हार्डकोर नक्सली कटकम सुदर्शन की मौत हो चुकी है। सेंट्रल कमेटी के पोलित ब्यूरो सदस्य की हार्ट अटैक से मौत हुई है। नक्सलियों के प्रवक्ता ने प्रेस नोट जारी कर इस बारे में जानकारी दी। 31 मई को नक्सलियों ने गोरेला जोन में मौत हुई है, ऐसा पर्चे में लिखा गया है। सुकमा से जानकारी साझा करें। हार्डकोर नक्सली कटकम सुदर्शन की मौत का खुलासा नक्सली पर्चे के जरिए ही सेंट्रल कमेटी के पोलित ब्यूरो सदस्य की हार्ट अटैक से मौत होना पाया गया है। नक्सली के प्रवक्ता ने प्रेस नोट जारी किया और उसके जरिए ये जानकारी सामने आई है। 31 मई को नक्सलियों ने गोरेला जोन में मौत होना बताया है। के घर गया था और वहाँ पे कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद वहीं पे जो रखा हुआ चाकू था उसी को उठा के नरसिंह कश्यप, उसके दो बेटे आसमान कश्यप और विजय कश्यप पे हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। अब विजय कश्यप और आसमान कश्यप इन दोनों को इलाज के पश्चात छोड़ दिया गया है और ये भी घर पे हैं। थोड़ी सी चोट ज़्यादा लगी थी नरसिंह कश्यप को, लेकिन वो भी बिल्कुल खतरे से बाहर है और उसे भी आज फिर शाम तक अस्पताल से छोड़ दिया गया है। जो आरोपी मंगलराम कश्यप था उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया गया, जिसके पश्चात उसे जेल निरुद्ध किया गया है। इसमें धारा 307, 294 भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध। और अब रुक करेंगे उड़ीसा की ओर, जहां मलबा हटाने का काम घटनास्थल से लगातार चल रहा है। उड़ीसा में बालासोर में जो रेल दुर्घटना हुई, दुखद घटना, जिसे लेकर अब लगातार अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घायलों से मिलने के लिए पहुंचे थे और अब घटनास्थल की ये स्थिति कि मलबा हटाने का काम यहां पर लगातार जारी। भीषण रेल हादसे के बाद मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ट्रैक को जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश भी। आपको ये भी बताएं कि 1000 से ज्यादा लोग इस काम में जुटे हुए हैं। रेल मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी साझा की गई और रेलवे के सारे अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। अब तक हादसे में 294 लोगों की मौत होना पाया गया है। सहयोगी प्रसन्नजीत इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। प्रसन्नजीत, घटनास्थल की क्या स्थिति ये भी जानना चाहेंगे और घायलों को लेकर क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, घटनास्थल पर जो रेस्क्यू काम जो चल रहा था वो काल से कंप्लीट हो गया। इसलिए इसका सूचना रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ही स्पॉट पर जाके जो वेरिफिकेशन किया था, उसके बाद जो मेडिकल पे आए थे वहां पर वो गणमाध्यम को सूचना दिए थे। अभी हम सूचना देंगे चाहेंगे जो बालेश्वर के बहानागार स्टेशन पर जो हादसा हुआ पर वहां जो पटरी टूट गया था उसका अब युद्धकालीन परिस्थिति में उसका काम चल रहा है। बड़े बड़े इंजीनियर वहां पर लगे हुए हैं। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर रिव्यू कर रहे हैं कैसे इसको जल्दी से जल्दी युद्धकालीन परिस्थिति में मरम्मति किया जाएगा और अप से लेके डाउन से लेके अप रेलवे का जो ट्रेन जाना आना करेगा। इसके लिए अभी युद्धकालीन परिस्थिति में काम चल रहा है। हम आपको विजुअल देखना चाहेंगे। हम अभी बालेश्वर की जो हेडक्वार्टर मेडिकल है, हम उधर अभी है। जो अभी इधर जो इंजुरी पर्सन जो उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था बालेश्वर के सर्जरी डिपार्टमेंट में, उधर ऑर्थोपेडिक के डिपार्टमेंट में, इधर ही कल शाम 5 बजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इधर आके इंजुरी पर्सन को भेंट के उनके साथ बातचीत किया गए थे। उनका अभी हेल्थ कंडीशन कैसा है, घर कैसे जाएंगे, बातचीत हुआ कि नहीं फैमिली के साथ, सारा जानकारी उनके साथ डिस्कशन किए। आसपास माननीय प्रधानमंत्री इधर, साथ ही साथ मलबा हटाने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। बहुत शुक्रिया आपका प्रसन्न इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।